कोई और अब आ रहा है क्लास में, मैं पैक करके इसको वापस से ज्वाइन। कौन? मोहित को चलो करा देते हैं एंट्री। ठीक है, अब देखो। देखो देखो भाई जी, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हर बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जनरली सेक्टर एरिया या किसी दूसरे एरिया से क्वेश्चन पूछा है। तो अभी जैसे ये क्वेश्चन है, ये पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल दे रखा है। और देखो, ये चीजें आपको दी हुई हैं। 5.2 सेंटीमीटर का आपका रेडियस है और 16.4 उसका पैरामीटर है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो क्या है, कि जो पैरामीटर ऑफ सेक्टर होता है उसमें आर्क, मतलब आर्क का आर्क प्लस 2 टाइम्स रेडियस जुड़ती है, राइट? इफ यू रिमेम्बर, है ना? हमने बताया था ना कि सेक्टर के अंदर नॉट ओनली इन द पैरामीटर, नॉट ओनली दिस इज द सेक्टर एक्चुअली, इट कंसिस्ट ऑफ 2 रेडियस एंड 1 आर्क। तो ये जो मैं चीज बोल रहा था आपसे पेपर में, आप ये गलती मत करना कि पता चला केवल आर्क ले ली और रेडियस भूल गए, है ना? तीनों चीजें यहाँ पे आएंगी। आर यू गेटिंग इट? एनी गेन? हेलो? दिख नहीं रहे भैया आप लोग? रिपीट कीजिएगा। चलो कोई बात नहीं। मैं ये बोल रहा था कि सेक्टर का जो पैरामीटर होता है उसके अंदर रेडियस तो होती ही है दो, आर्क लेंथ भी होती है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप आर्क लेंथ के साथ रेडियस को भी जोड़ना पैरामीटर में सेक्टर के। आर्क लेंथ होगी तो अलग से स्पेसिफाई करते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे पहले क्वेश्चन में हम कल कर रहे थे उसमें आर्क लेंथ लिखा था अलग से। तो ये मिस्टेक मत करिएगा पढ़ने में। ठीक है, तो देन यू कैन डू इट इजीली। ओके, टफ नहीं है, बस वो मुझे बताना था। अब देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने देखो मल्टीपल पेपर से क्वेश्चन उठाए हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे, सीडीएस के क्वेश्चन है एक्चुअली। तो देखो, ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें भी यू हैव टू फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय 3 आइडेंटिकल सर्कल्स। तो अगेन आपको क्या करना है, 3 आइडेंटिकल सर्कल खींच लेने हैं। वापस से आप क्या करोगे, ये 3 सर्कल खींच गए, यहाँ से ऐसे 3 ये आएगा, ये एरिया है। तो 3 सेक्टर एरिया जिन पर मैं राइट टिक कर रहा हूँ वो आपको घटाने पड़ेंगे, राइट? अगर आप 3 सेक्टर एरिया घटाओगे तो यू विल गेट योर आंसर। गॉट इट ना? ट्राइंगल के एरिया में से, इक्विलेटरल ट्राइंगल में से 3 सेक्टर एरिया घटा दोगे और यहाँ पे 60 डिग्री का कौन बन रहा है, तो हाफ सर्कल का एरिया घटाना पड़ता है। यहाँ से आप आंसर डायरेक्टली देख सकते हो, पाई इंटू 4 का स्क्वायर 16, मतलब -8 पाई वाला आंसर आएगा। ये आंसर करेक्ट है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हाफ टाइम सर्कल का एरिया घटाना पड़ता है। स्क्वायर के केस में आपको पूरे सर्कल का एरिया घटाना पड़ता है। वो कैसे आया था, आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट क्लास। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मतलब कई बार पूछे गए हैं कि इंस्क्राइब करा देते हैं ट्राइंगल को। तो आई विल शेयर दिस पीडीएफ, यू अटेम्प्ट इट ऑन योर ओन। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन नाउ दिस क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसमें कोड दी हुई है लेंथ एल की, एंड इट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये वाला क्वेश्चन के लिए हमें कोड के रिस्पेक्ट में कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, जो कि मतलब इम्पोर्टेंट भी है, आपको पता मतलब होना ही चाहिए। तो ये हम सीखते हैं पहले, तब इस क्वेश्चन को करेंगे। यस, वेयर इज द सर्कल। कोड के रिस्पेक्ट में कुछ चीजें। देखो, कोड तो आपकी कोई भी लाइन थी जो दो पार्ट को सर्कल के मतलब एक तरह से, ये देखो कोई भी सर्कल है, इसमें ये सेंटर है ओ, ये कोई कोड है। ठीक है, अब कोड के रेस्पेक्ट में जनरली ट्रेडिशनली जो क्वेश्चन बनता है, तो वो ये बनता है कि जब सेंटर से कोड पे कोई परपेंडिकुलर डालते हो 90 डिग्री, तो ये कोड को हाफ और हाफ में डिवाइड कर देता है, मतलब ब्रेक करता है, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है। सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कोड पे, तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम विद रिस्पेक्ट टू अ कोड। गेटिंग इट? अगर आप कोई भी कोड लोगे तो वो सेंटर से उसके ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो हाफ में ब्रेक होगा। देखो क्यों होगा, अगर मान लो देखो ये है, तो ये आप इसको ऐसे रेडियस को मिलाओगे तो यहाँ पे जब आपने सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ पे 90 एंगल था, तो यहाँ पे भी 90 एंगल था, क्योंकि पूरा एंगल तो 180 होता है, हाफ हाफ। अब देखो रेडियस तो ऑलरेडी इक्वल है,
राइट। रेडियस तो ऑलरेडी, मैं दो ट्रायंगल ले लूं ओ ए बी सी, तो देखो दो हाफ ट्रायंगल जो है ना, ये जो दो हाफ ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है एक्चुअली। कॉन्ग्रुएंसी क्या प्रूफ कर सकते हो? कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी तो ये आपका, ये दिखा दोगे आपके दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। क्योंकि देखो यहाँ पे आपकी एक दोनों तो एक तो रेडियस इक्वल है और एक देखो बीच वाली साइड कॉमन है। तो जब आप मतलब जो वो फॉर्म पढ़ते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशंस, तो उसमें ये भी एक डेफिनेशन है, अगर आपके दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है तो वो जनरली कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसलिए ये जो मतलब ये बाइसेक्ट करता है, अगर आप सेंटर से डालते हो किसी भी कोड को तो बाइसेक्ट करता है इसको। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम विद रिस्पेक्ट टू कोड। whenever they will ask you question, you have to use this। जैसे इसका यूज हम कहाँ करेंगे अब? तो एक तो इसका प्रूफ है, वैसे तो पूरा लिख सकता हूँ मैं पूरा डिटेल, लेकिन कोई जरूरत नहीं है उसकी। जस्ट रिमेंबर दिस एंड हाउ इट इज कम, बिकॉज टू दिस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इससे इस क्वेश्चन को करने से पहले आई थिंक आई हैव वन मोर क्वेश्चन नॉट एडेड है, राइट? यहाँ पे मतलब था एक क्वेश्चन, कहाँ है? क्या मैंने उस क्वेश्चन को ऐड नहीं किया? शायद नहीं किया। कहाँ पे था? हाँ ये वाला। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप देखो, इसमें क्या दिया हुआ है? सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। तो अगर कोई सर्कल है उसका सेंटर ओ है, उसका रेडियस दी हुई है 25 सेंटीमीटर, कोड की लेंथ कितनी दी हुई है? 48 सेंटीमीटर। तो मान लो ये कोड है 48 सेंटीमीटर की, राइट? ए पी। आप लोगों को मैं सुन रहा हूँ सही से, क्योंकि आप लोग मुझे दिख नहीं रहे हो। और अगर जो रेडियस इसकी कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर, राइट? तो इन्होंने पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल टू द कोड। तो अगर हम यहाँ पे ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालनी है तो ये चीज इन्होंने पूछी है। लेकिन हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से कोड पे उसको बाइसेक्ट करता है, तो ये 24 हो जाएगा और ये भी 24 हो जाएगा। और अब 90 डिग्री के बाद आप इस ट्राइंगल के अंदर क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाओगे तो ये वाली 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये तो ट्रिपलेट था ना, 7, 24, 25। तो दिस इज द आंसर 7। ओके। सो लाइकवाइज they may ask you different questions. The thing that is important is the perpendicular from the center। आप लोगों को सही से आवाज तो आ रही है ना? To the chord bisects the chord। कोई भी कोड है उस पर आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो सेंटर से, सो इट बाइसेक्ट द कोड। सो दिस इज द थिंग। इसको आप आराम इसको यूज करेंगे मल्टीपल जगह ये यूज में आएगी एंड यू विल फाइंड इट वेरी स्मूथ। मतलब काफी सही ये थ्योरम है हमारी। ओके। So this is with respect to code when you actually draw perpendicular. Okay. Uh, next thing about code is that if you have two equal codes, let's suppose this is one code, let's suppose this is one code, and if both of them are equal, then they subtend equal angle at the center। देखो दो कोड है जिनकी लेंथ बराबर दी है, मतलब ये वाली कोड और ये वाली कोड बराबर है, तो जो इनके सेंटर पे एंगल होगा ना, सबस्यूम करेंगे वो बराबर होता है। जो सेंटर पे एंगल सब वो आप मतलब बनाते हैं वो बराबर होता है, अगर कोड दोनों बराबर है तो। ठीक है। इसी केस में जो मतलब अ, इसी कोड के केस में अगर मैं ये बोल दूं कि कोई लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सेंटर से, मतलब ये तीन ही थ्योरम मतलब कोड के रेस्पेक्ट में है कि अगर मान लो कोई लाइन मैं सेंटर से ड्रॉ कर रहा हूँ जो इस कोड को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर होगी। मतलब इसका जो है रिवर्स भी सही है। एक तो ये था कि अगर आपने सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कोड पे तो वो उसको बाइसेक्ट कर रहा था। दूसरी चीज ये है कि अगर
कोई भी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ सेंटर से किसी बाइसेक्ट कर रही है तो एंगल 90 डिग्री आएगा. सो बोथ वे इट इज ट्रू. आइदर you draw perpendicular and get bisector, or you get bisector then the angle is perpendicular. Okay. Okay. अब देखो, जो इक्वल कोड थी वो सेंटर पे आपका क्या बना रही थी, सेम एंगल बना रही थी. इक्वल कोड सब्स्टिट्यूट, इक्वल कोड्स एक्चुअली मेक्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. द अदर थिंग इज, अगर दो कोड इक्वल हैं तो वो सेंटर से सेम दूरी पे होंगी. मतलब ये वाली अगर डी डिस्टेंस पे है तो ये भी डी डिस्टेंस पे होगी. इक्वल कोड्स आर at the same distance from the center. So these things were about with respect to code. अब जो कोड आपके अब देखो, इसी में वाइस वर्सा भी आप पूछ सकते हैं. आप बोलेंगे कि अगर जो सेंटर से दो कोड सेम डिस्टेंस पे हैं तो वो बराबर होंगे. मतलब दोनों तरह से ये सही है. वाइस वर्सा भी सही है, ये परपेंडिकुलर वाला भी और ये कोड वाला भी, ये वाइस वर्सा भी सही है. तो ये चार चीजें कोड के रेस्पेक्ट में है. जैसे भी हैं आप इनको एप्लीकेशन कर सकते हैं. आपसे पूछा नहीं है सीएपीएफ में, बट पूछेंगे. ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कोड वाला. तो यू कैन एक्चुअली डू इट वेरी इजीली एंड एक्चुअली हैव एडवांटेज अगर वो क्वेश्चन आता है और वो लोग बस पीवाई करके गए हैं. तो दिस इज द थिंग. ठीक है, समझ में आया आपको ये कोड वाला जो भी कंसेप्ट थे? एक दो क्वेश्चन भी मतलब हमने देख लिया, एक क्वेश्चन देख लिया और बाकी ये चीज थी आपकी. तो कोड का आपका ये चीजें हो गई हैं. अब हम देखते हैं एंगल फॉर्मेशन. एंगल फॉर्मेशन अब हम देखते हैं. एंगल फॉर्मेशन. अब देखो एंगल फॉर्मेशन में क्या है. एंगल फॉर्मेशन में भी कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है. कुछ ही चीजें हैं जो आपको देखनी है. देखो जैसे एंगल है, ठीक है. अब देखो, अगर आप कोई भी सेंटर से दो लाइन ड्रॉ करोगे तो ये सेक्टर बन जाता है, राइट? ओ ए सी. तो देखो ये जो आर्क है, ये आर्क ए सी, ये आर्क ए सी जो है, ये अगर आपकी यहाँ पे एंगल थीटा ड्रॉ करती है, राइट? और इसी आर्क से मैं कोई सी दो लाइन सर्क्यूमफ्रेंस पे खींच दूं कहीं पे भी, मतलब ऑन एनी पार्ट ऑफ द सर्क्यूमफ्रेंस आई ड्रॉ अ लाइन. यहाँ पे भी खींच सकता हूँ, यहाँ पे भी खींच सकता हूँ, राइट? तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा और जो सर्क्यूमफ्रेंस पे एंगल बनता है वो सेंटर के एंगल का हाफ होता है. मतलब अगर ये यहाँ पे थीटा एंगल सबटेंड कर रही है तो सर्क्यूमफ्रेंस पे थीटा बाय 2 करेंगे. ओके. अब देखो, इसी चीज को आप कोड से भी बोल सकते थे. अगर मैं इस कोड को एसी को जोड़ दूं तो जो ये कोड है, अगर ये सेंटर पे थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है तो सर्क्यूमफ्रेंस पे देखो सेम कोड है. एसी जो सेंटर पे भी ड्रॉ कर रहा है, देखो ये वाला, और यही सेम आपका सर्क्यूमफ्रेंस पे भी ड्रॉ कर रहा है. तो सर्क्यूमफ्रेंस का जो एंगल होगा वो सेंटर के एंगल का हाफ होगा. तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एंगल फॉर्मेशन. ओके. उसके अलावा अगर कोई कोड है आपके पास, ये एसी, तो इससे आप कहीं पे भी एंगल ड्रॉ करो, किसी भी सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, तो ये सारे एंगल जो होंगे आपके बराबर होंगे. ओब्वियसली आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं. देखो, जब इसने यहाँ पे डी ड्रॉ किया तो भी थीटा बाई 2 था, जब ई पे किया तभी भी तो थीटा बाई 2 था ना. अगर आप कहीं पे भी ड्रॉ करते तो थीटा बाई 2 ही आता. अगर सेंटर पे थीटा है तो ऊपर थीटा बाई 2 ही एंगल आपका आ जाता. तो जो जो आर्क है या कोड है जो सेंटर पे एंगल ड्रॉ करती है, वो सर्क्यूमफ्रेंस पे एंगल ड्रॉ करने का डबल होता है. और सर्क्यूमफ्रेंस पे जितने भी एंगल ड्रॉ करती है वो बराबर होते हैं. सो दिस इज द थिंग अबाउट द एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू कोड. ओके. तो ये चीज आप समझ गए हैं मेरे हिसाब से. इसके अलावा जो अगली चीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है. एंगल इन अ सेम सर्कल. सेमी सर्कल का मतलब क्या है कि जो दो पॉइंट हम कोड बना रहे हैं वो सेंटर से पास हो रहे हैं. मैंने बताया था आपको सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल. तो जो ये एंगल सेमी सर्कल बनाता है, सेमी सर्कल मतलब ये आपकी जो डायमीटर जो एंगल बनाता है सर्कमफ्रेंस पे,
दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, जो डायमीटर एंगल बनाएगा आपका सर्क्यूमफ्रेंस पे वो 90 डिग्री आएगा। ओके, अब आप बोल भी सकते हो कि वो अ, ये वाला एंगल जो है आपका 90 डिग्री होता है। समझ में आया? एंगल इन सेमी सर्कल इज 90। तो दीज आर द थ्री थिंग्स अबाउट एंगल फॉर्मेशन। एंगल फॉर्मेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू विल सोल्व इट बाय ओनली थ्री थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज द एंगल मेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड एट द circumference by an arc or by a chord. The second is the angle made by a chord at different point of circumference are equal. And the third point is the angle in a semicircle is 90 degree. Okay, and by using these you can solve the question. Okay, इस चीज को आप कैसे देख सकते हैं? देखो, अगर आपके पास ये वाली आर्क है, यहां से देख रहे हैं आप आर्क ए बी, तो ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? 180 बना रही है ना। आर्क ए बी सेंटर के ऊपर 180 डिग्री का कोण बना रही है, राइट? बिल्कुल फ्लैट है ना, तो 180 डिग्री। तो जो ऊपर कोण बनाएगी तो वो क्या बनाएगी? आर्क ए बी यहाँ पे 90 बनाएगी। यहाँ से वही इसी से ड्राइव हो रहा है ये, मतलब एक ही चीज से ये भी ड्राइव हो रहा है, राइट? आर्क ए बी जो है वो सेंटर पे 180 बना रही है, तो सर्कमफ्रेंस पे 90 बना रही है। डन। सो दिस इज द थिंग, इसी से आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन तीन चीजों को यूज करके आप एंगल वाले क्वेश्चन करेंगे। एंगल वाले क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, बट मेनली ये तीन चीजों से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। टेंजेंट वाले एंगल हम अलग से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये एंगल वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? आप लोग मुझे दिख नहीं रहे हैं, मेरे नेटवर्क में इशू है क्या? क्या आप दिख नहीं रहे हैं? ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है। इसका एक पार्ट, ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली में, इसमें थोड़ा दिमाग अप्लाई होगा, लेकिन मेरे को बस आपको एंगल बताना है, उसके बाद वाली चीजें आप खुद से देखेंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको ये एंगल निकालना है। देखो क्वेश्चन ये थोड़ा अलग पूछा गया है, इसमें ज्योमेट्री ट्रिगोमेट्री का भी यूज है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको ये वाला एंगल निकालना है, जिसमें मैंने रेड मार्क किया है। तो आप कैसे निकालेंगे? और जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो ये दी हुई है। तो देखो क्या इन्फॉर्मेशन दी है। A rectangle ABCD is inscribed in a circle of radius r. Given that angle DA is 30, angle ACD is 30, और आपसे ये वाला एंगल पूछ दिया, तो आप कैसे निकालेंगे भाई? देखो, आपको पता है कि जो रेक्टेंगल का एंगल होता है, रेक्टेंगल जो एंगल बनाता है वो चारों 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर में भी 90 डिग्री होते हैं। मतलब उनकी स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड बराबर होती है, लेकिन जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। इसका मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, राइट? ये एंगल 90 डिग्री है। समझ रहे हैं आप? अगर अब ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा? 90। और देखो ये बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा? 30 नहीं आ जाएगा? तभी तो इस जो ये ट्राइंगल है ये वाला, इसका ये ADC, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 होगा ना, तो ये एंगल 30 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? इस तरह से यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। ओके, मतलब वो उसी में छिपा हुआ है रेक्टेंगल में कि 90 डिग्री है। ओके, अब देखो इसमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। वैसे फॉर टाइम बीइंग मैं एक पार्ट करा देता हूँ। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब जो एरिया ऑफ सर्कल है उसका रेशियो बताना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। तो देखो सर्कल का अगर मैं रेडियस मान लूं r है, तो ये टोटल 2r हो जाएगा। जब ये टोटल 2r हो जाएगा तो आपको रेक्टेंगल रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या चीजें चाहिए? आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए दो साइड चाहिए। इफ यू हैव टू साइड्स यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेथ। अगर आपको लेंथ निकालनी है, मतलब ये वाली साइड निकालनी है ऊपर वाली, तो आप ये पूरा ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इससे ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं ना, साइन 30 और कोस 60। तो वहां से आपको ये वाली साइड नहीं मिल जाएगी ऊपर वाली, और एक बार से ये वाली साइड मिल जाएगी, और जो साइड मिल जाएंगी तब तो आप एरिया निकाल ही दोगे, उसमें क्या बड़ी बात। जैसे अगर मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री, तो ये कोई एंगल 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? इन ट्राइंगल DCA, साइन 60 इज इक्वल टू DC डिवाइडेड बाई 2r। तो DC की वैल्यू आ जाएगी 2r इंटू √3/2, दैट मीन्स 2√3r। सिमिलरली cos 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी?
कोस 30 इज DA/2R। इन कोस 30 नहीं, साइन 30। साइन 30 के सामने वाला होता है ना परपेंडिकुलर, ये 30 है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है। और साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन दिस हाइपोटेनियस, ये तो पता होगा। मतलब ना भी पता, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। बाकी इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही थी, मैं सोल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको। 2R इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो ये R आ जाएगी। तो आपको दोनों साइड नहीं मिल गई रेक्टेंगल की, 2√3 और R। तो एरिया ऑफ सर्कल तो πr² है ही, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा? 2√3R इंटू आर, आर स्क्वायर से। सॉरी, यहाँ पे जो एरिया ऑफ सर्कल आएगा वो 2R आएगा, 2R से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि, नहीं आर ही साइड है ना, तो आर ही सीधा है, ठीक है। आर का स्क्वायर आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो π/2√3। आंसर तो गलत आ रहा है भाई साहब। क्या गलती किया देखो, यहाँ पे देखो गलती की है। √3R आएगा बस, तो यहाँ पे π/√3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे हुआ है क्वेश्चन ये? बट क्वेश्चन अच्छा था। बट यू हैव टू अप्लाई द एंगल प्रॉपर्टी एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्री। बट ऐसा हर बार नहीं होगा कि आपसे वो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी अप्लाई करवाएं। ठीक है। अच्छा, अगले वाला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC, बताइए। अरे AEC का एरिया बताना है, समझ रहे हैं? बस क्वेश्चन बता दिया आपको, AEC का आपको एरिया बताना है। निकालिए। आपको कल सिखाया था मैंने ये चीज, ये बात याद रखिएगा। और दिमाग लगाइए। हिंट ये है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि इसके दो एंगल इक्वल हैं। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो दो साइड भी इक्वल होंगी। द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल आर इक्वल। आप लगाइए दिमाग। आ रहा है आंसर किसी का? कुणाल क्या आंसर है बताओ? कल्पेश क्या आंसर आया है? देखो ये क्वेश्चन, बताओ कोई। निकला किसी का? कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहा है, बोल भी नहीं रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। नेटवर्क तो सही है। नहीं भैया, नहीं बन रहा है। अब देखो यार गाइस, अगर ये एंगल 30 है, अगर ये एंगल 30 है और ये एंगल भी 30 है, इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा है? दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 120।
ये वाला एंगल 120 आ जाएगा। और आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो नहीं पता निकालने का, क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू साइड का स्क्वायर इंटू साइन 120, राइट, यही आएगा ना। हाफ साइड का स्क्वायर इंटू साइन 120 आएगा ना। साइड निकालो, साइड कितनी आएगी, उससे हो जाएगा ये। क्या मतलब तुम इससे डर जा रहे हो सवाल से यार। हाथ पैर खड़े कर दिए। शॉट। एक और चीज भी तो बताई थी ना आपको, अगर तीन, ये जब मैं ट्रायंगल पढ़ा रहा था आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताए थे, तो ये चीज नहीं बताई थी। अगर ए बी सी तीन तीन एंगल है, और ए के सामने वाली साइड ए है, बी के सामने वाली साइड बी है, और सी के सामने वाली साइड सी है, तो ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। बताई थी या नहीं बताई थी? बताया था ना। मेरे हिसाब से तो बताया था मैंने ये चीजें, कि एक उसके सामने है तो बी उसके सामने है, तो अब तीनों एंगल दिए हुए हैं, एक साइड दी हुई है, तो आप ये वाली साइड तो निकाल सकते हो ना भाई। अब ए या इसी में से कोई सी साइड भी निकाल सकते हो आप। और जब साइड निकाल दोगे तो फिर आप एरिया भी निकाल दोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल का, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से। समझ रहे हैं आप, कभी कभी चीजें आ जाएंगी इस तरह की भी। एंगल निकालना तो आपने सीख लिया, एंड यू कैन सोल्व इट फर्दर। ये वाला फॉर्मूला लगाना आ जाएगा, ए अपॉन साइन है बी अपॉन साइन। तो ये चीजें थी, तो आपने ये कर लिया है। उसके बाद हमें आपको ये एंगल का थोड़ा बता दिया है। उसके बाद ये तो क्वेश्चन आसान ही है, इसमें तो कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन थी। इसके बाद हमें आपको बताना है, और कॉन्सेप्ट क्या था, हाँ ये वाला बताना था। जो नेक्स्ट कंसेप्ट मुझे बताना था आपको वो था टेंजेंट का। देखो, एक तो आपने सीख लिया कोड, पहले सीख लिया सेक्टर और फिर से सेगमेंट, फिर सीखा सर्क्यूमफेरेंस, फिर सीखा आपने कोड में किस तरह से निकालते हैं लेंथ वगैरह, इक्वल लेंथ होती है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हाफ में ब्रेक हो जाती है। उसके अलावा एंगल सीख लिया, सेमी सर्कल का एंगल देख लिया, उससे सोल्व करना सीख लिया। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो टेंजेंट का है। देखो टेंजेंट जो होती है किसी भी पॉइंट पे सर्कल के, जैसे मान लो ये सर्कल है, इसके अगर मान लो इस पॉइंट पर आप टेंजेंट देख रहे हो यहाँ पे, राइट, यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, ओनली वन टेंजेंट कैन ड्रॉ थ्रू दैट पॉइंट। यहाँ पे इस पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, और जो टेंजेंट पे एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। मतलब सर्कल जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है हर पॉइंट पे। मान लो ये सर्कल है, इस पॉइंट पे मैं ये टेंजेंट खींच दूं किसी भी पॉइंट पे, सॉरी, अगर मैं ये पॉइंट ये टेंजेंट खींच दूं, तो सेंटर से अगर मैं इस पे कोई भी वो ड्रॉ कर दूंगा ना रेडियस, तो वो इस पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो पहली चीज तो एक टेंजेंट होती है, दूसरी चीज वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। रेडियस, रेडियस अगर आप ड्रॉ रेडियस से टेंजेंट को ऐड मतलब इस तरह से लिंक करोगे, तो रेडियस सबटेंस एंगल 90 डिग्री एट द टेंजेंट एट एवरी पॉइंट। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। कभी कभी वो आपसे टेंजेंट की लेंथ निकलवाएगा। तो जैसे मान लो कोई पॉइंट है, अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट को ध्यान से देखना, ये पॉइंट है कोई बाहर सी, तो इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट हो सकती हैं। एक ये रही, सॉरी, और ये की रही। ये मान लो दो टेंजेंट है, मतलब ये ऐसे बन रहा है, मान लो दो टेंजेंट है, तो जो दो टेंजेंट है आपको ये वाला जो ये है, ये यहाँ से आप रेडियस ड्रॉ कर लेना। अब रेडियस ड्रॉ करोगे तो अगर आपको ये वाला एंगल पता होगा 90, अगर आपको ये वाली साइड पता है रेडियस आर, और ये आपको दी हुई है डी, तो ये निकाल दोगे ना तुरंत लेंथ ऑफ टेंजेंट। कहाँ से? हाइपोटेनस, मतलब सॉरी, जो बची हुई साइड है थर्ड, हाइपोटेनस डी हो जाएगा। अ, आप- आपका आर जो हो जाएगा वो सी एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा, और सामने आप उसका बेस निकाल दोगे, तो यहाँ पे डी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो आर स्क्वायर प्लस सी पी के स्क्वायर के हो जाएगा। तो कभी कभी अगर आपको टेंजेंट की लेंथ निकालनी होगी तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो विद दिस प्रॉपर्टी दैट द रेडियस इज एट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट। ओके, टेंजेंट पे रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। दूसरी चीज मुझे ये बतानी थी कि देखो जो ये टेंजेंट है ना, सी डी सी ओ, और देखो ये जो दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि देखो यहाँ पे ये कॉमन है, बीच वाली साइड तो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, बीच वाली साइड कॉमन है, उसके अलावा देखो रेडियस भी कॉमन है।
रेडियस भी कॉमन है, राइट? रेडियस भी कॉमन है और बीच वाली साइड भी कॉमन है। तो यहाँ पे भी आप ऐसे एस प्रॉपर्टी लगाओगे तो यू कैन सी दैट these two triangle are also you can see congruent. There will be congruency in these triangles, both the triangles. तो ये जो साइड है ना, ये जो आपकी ये टेंजेंट है, ये बराबर होती है बाहर किसी पॉइंट से खींचने के बाद। मतलब किसी पॉइंट से अगर आप किसी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उनकी लेंथ बराबर होती है। इसका मतलब है कि CP इज बराबर इक्वल टू सी। मतलब अगर किसी भी पॉइंट से आप या फिर आपको वैसे भी देख सकते हो, आप देखो बीच में तो डी रहेगा सेम, तो यहाँ पे भी तो यही चीज आएगी ना। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 90 डिग्री एंगल यहाँ पे है, तो ये भी डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, ये भी डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपको वो भी याद नहीं है, मतलब आप कॉन्ग्रुएंसी भी नहीं लगा पा रहे, तभी भी आप देख सकते हो कि बराबर ही तो आएगा ना भाई, बीच वाला तो डी है। तो जो आपकी किसी बाहर वाले पॉइंट से आप दो टेंजेंट खींचते हो, उनकी लेंथ हमेशा बराबर होती है। दिस इज ए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बिकॉज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी पूछ चुके हैं कि अगर किसी पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उनकी लेंथ बराबर होती है। जैसे देखो ये वाला जो क्वेश्चन था, ये CAPF में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, देखो गाइज, अब देखो यहाँ पे ये CAPF का PYQ है 2010 का। तो इसमें देखो ये जो पॉइंट है ना B, इससे देखो दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, BE और BF, राइट? ऐसी A से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। टेंजेंट तो यहाँ पे होगी ना E तक ही खत्म, लेंथ लेंथ तो E पे खत्म हो जाएगी ना, लंबा तो कितना भी खींच दो, लेकिन किसी पॉइंट से लेके और जहां पे वो टच कर रही है वो उसकी लेंथ होगी टेंजेंट की। तो AE और AD होगी, राइट? तो AE और AD हो गया, और ऐसे आपका CD और CF हो गया। तीनों आपकी बराबर होंगी, है ना? मतलब तीन पॉइंट्स हैं अलग अलग ABC, वहां से तीन टेंजेंट खींची हुई है, मतलब दो दो टेंजेंट खींची हुई है, और वो उनकी लेंथ हमेशा बराबर होगी। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके ये क्वेश्चन सोल्व होगा। जैसे मान लो ये दो है, तो ये वाला भी दो होगा AD तक, राइट? अगर ये X है तो ये वाला भी X होगा, राइट? और ये अगर 6 है तो ये 4 हो जाएगा बचा हुआ, ये बचा हुआ 4 हो जाएगा, तो ये वाला भी 4 हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पे देखो ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो कि x+4 का स्क्वायर जो होगा वो x+2 के स्क्वायर +6 के स्क्वायर के बराबर होगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस हाइपोटेनस। सो यू सॉल्व इट, तो आपको x² + 16 + 8x बनेगा। यहाँ पे x² + 4 + 4x बनेगा +36। x² से x² कट जाएगा, यहाँ 4x बराबर 20, x बराबर 5 आ रहा है। क्या पूछा है अब इन्होंने? BE, तो 5 + 2 7 आ रहा है। BE की वैल्यू तो 5 आ जाएगा। क्या गलती की है? क्या गलती की बताओ? अच्छा, 4 का मैं यहाँ पे वो नहीं लिया, 24 आएगा तो यहाँ पे x 6 आ जाएगा ना, x बराबर 6 आ जाएगा, तो आंसर C आ जाएगा। ठीक है, यू सोल्व इट, यू विल सी दैट द टेंजेंट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल, उनकी लेंथ बराबर आएगी। वो मैंने प्रूफ करके भी बता दिया, निकालना भी बता दिया, और PYQ में भी करके दिखा दिया। तो इस चीज को ध्यान रखना, PYQ पूछ चुके हैं, आगे भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो फिर मतलब गड़बड़ नहीं करना। ओके, इसी केस में अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ, इसी केस में मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि अगर कोई सर्कल है, उसके चारों तरफ मैं कोऑर्डिनेटर खींच देता हूँ। ये एनसीईआरटी का है, ये वाली चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में दी हुई है। फिर पता चला अब की बार एनसीईआरटी से ये वाला क्वेश्चन बना दिया तो आप फंसो ना। तो ये आपकी, ये मान लो ये कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, मतलब सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर दिया क्वाड्रिलेटरल ने, और क्वाड्रिलेटरल जो है वो आपका है ABCD
सी, इसको मान लो आर लेते हैं, इसको डी लेते हैं, इसको एस लेते हैं। तो देखो जो रिलेशन पूछेगा ना वो उसकी साइड्स में पूछेगा, मतलब इसकी साइड कौन कौन सी है, ए बी बी सी सी डी और डी है, ये इसकी साइड्स है ना। तो ये क्वेश्चन का रिलेशन तो पूछा जाएगा उसमें, लेकिन आप करेंगे कैसे इसको, मतलब वो आपको क्या करेगा, तीन साइड दे देगा, चौथी साइड पूछ लेगा। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल की वो आपको तीन साइड दे देगा और चौथी साइड पूछ लेगा। तो आप कैसे करेंगे, आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई साहब ए से दो टेंजेंट रो रही है, ए एस और ए पी, ये बराबर होंगे, इसका मतलब ए एस भाई साहब ए बी के बराबर होगा, ऐसी डी आर आपका डी एस के बराबर होगा, ऐसी बी पी आपका बी क्यू के बराबर होगा, ऐसी सी आर आपका सी क्यू के बराबर होगा। राइट, समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ। चार पॉइंट है ना बाहर बाहर, तो वहां से बराबर बराबर टेंजेंट होंगी ना, बी से बी क्यू, बी से बी पी, ऐसी ए से ए एस, ए से ए पी, तो ये आपकी बराबर होंगी। अब आप क्या करोगे, आपको क्या बनाना है, वो आपसे तीन चीजें देगा और चौथी चीजें पूछेगा। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो मैं ए बी प्लस सी डी निकालता हूँ, मतलब ए बी प्लस सी डी की वैल्यू निकालता हूँ, तो ए बी प्लस सी डी की वैल्यू क्या आएगी, बताओ। ए बी क्या है आपका, ए बी है आपका ए पी प्लस पी बी, राइट। और सी डी क्या है, पहले जो दूसरी साइड है सी डी क्या है आपका, सी आर प्लस आर डी, ये है ए पी प्लस पी बी, सी आर प्लस आर डी। लेकिन आपको तो पता है कि ए पी की वैल्यू तो भाई ए एस है, यहाँ से है ना, ए पी की वैल्यू ए एस के बराबर है, टेंजेंट बराबर है। पी बी की वैल्यू किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर है, पी बी की वैल्यू बी क्यू के बराबर है। ऐसी सी आर की वैल्यू किसके बराबर है, सी क्यू के बराबर है। ऐसी आर डी की वैल्यू किसके बराबर है, एस डी के बराबर है। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे बन गया है ए एस प्लस एस डी, ये मिलके बना देंगे आपका ए डी, और ऐसी बी क्यू प्लस सी क्यू, ये मिलके बना देंगे आपका बी सी। इसका मतलब है ए बी प्लस सी डी की वैल्यू किसके बराबर आती है, ए डी प्लस बी सी के बराबर आती है। इसका मतलब आमने सामने वाली साइड्स का सम बराबर आता है। मान लो आपको तीन चीजें दे देगा, चौथी साइड पूछ लेगा, तो यू हैव टू जस्ट अप्लाई के जो अपोजिट साइड्स है उनका सम बराबर आता है। वो क्यों आता है, बिकॉज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, वो मैंने प्रूफ भी कराया था, पीवाईक्यू भी करा दिया, और इसके बाद ये वाला कंसेप्ट भी आपका पूछ सकते हैं। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस कंसेप्ट ही पास्ट। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखना, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना, अगर क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ अंदर फिगर दी हुई है, सर्कल अंदर है और बाहर कोई फिगर है, तो थोड़ा ध्यान लगाना कि टेंजेंट बराबर हो सकती है बाहर वाले पॉइंट से, बस ये सोचना है। देखो अंदर तो स्क्वायर भी आ सकता है गाइज, मतलब स्क्वायर के अंदर भी आप रख सकते हैं इसको, या किसी और फिगर के अंदर भी रख सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सोचेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, excellent। लेंथ ऑफ द टेंजेंट की डेफिनेशन ये है कि किसी पॉइंट से जहां पे उसको टच किया है वहां तक की दूरी, जहां से आप खींच रहे हैं टेंजेंट, वहां से उस पॉइंट तक की दूरी लेंथ ऑफ द टेंजेंट है। ओके, इसी चीज में हमें एक चीज और पढ़ानी, इसी में आगे बढ़ा देते हैं, वापस जाएं। तो इसमें हमें आपको बताना है, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट तो निकालनी बताई दी हमने आपको। उसके अलावा इसमें एक चीज ये है कि ओके, अगर वो दो टेंजेंट ड्रॉ कर देता है, एक ऐसे ड्रॉ कर देता है और एक ऐसे ड्रॉ कर देता है टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट ही मान लो इसको, तो ठीक है, ये जो है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं तो देखो ये वाला एंगल जो है ना, ये कोरोस्पोंडिंग इस एंगल के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, जो ये एंगल है अंदर वाले दोनों, ये बराबर हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंसी से। इसका मतलब है कि जो जो सर्कल है ना, जो सर्कल का सेंटर है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। जैसे मान लो पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी से दो टेंजेंट खींची, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी गलत कह रहा हूं मैं। जो पॉइंट पी है वहां से जो एंगल बन रहा है उसके बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है ना, सब सेंटर जो है वो उसके बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। तो ये डेफिनेशन, मतलब ये स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है कि center lies on the bisector of the angle between two tangent, yes।
centralized on the bisector of the angle between two tangents. The two tangents are PC and PQ. There is an angle, and the center lies on the bisector of that angle. Okay. तो दिस इज द थिंग। और आपको कभी कभी एंगल निकलवाने के लिए पूछ सकता है। देखो अब देखो गाइस, अगर ये एंगल 90 होगा, ये तो आपको पता ही है ये एंगल 90 होगा, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90 प्लस थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो आपको पता चलेगा कि ये एंगल आपका कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। ऐसे निकालने के लिए आ सकते हैं, तो भी आप निकाल सकते हैं। सो दिस इज नॉट अ बिग थिंग फॉर यू, यू कैन इजीली सॉल्व इट। कुछ पूछे इसमें, इस ट्राइंगल के अंदर कुछ पूछ लेता है कभी कभी। कभी इसकी साला टेंजेंट की दूरी पूछ लेता है, कभी ये एंगल पूछ लेता है, कभी ये लाइन लिख देगा एंगल बाई सेक्टर पे लाई कर रहा है। इसी के साथ खेलता रहता है। ठीक है, ये चीजें हैं। ओके, ये चीज हो गई है। ये समझ गए। अच्छा, अगर ये वाला एंगल क्या था आपका? थीटा डैश था, और ये वाला एंगल आपका थीटा डैश था। मान लो कि ये वाला एंगल थीटा डैश है, तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि थीटा प्लस थीटा डैश प्लस 90, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? 180 के बराबर आएगी। समझ रहे हैं आप? तो थीटा प्लस थीटा डैश की वैल्यू किसके बराबर आएगी भाई साहब? 90 के बराबर आएगी। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टू थीटा प्लस टू थीटा डैश की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 180 के बराबर हो जाएगा वापस से। ये टू थीटा कौन सा एंगल है? एंगल पी। और ये टू थीटा डैश कौन सा एंगल है? फुल एंगल ओ। ये 180 के बराबर होता है। मतलब ये जो दो एंगल है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब फुल एंगल जो है ये, तो ये जो फुल एंगल है ये सप्लीमेंट्री होते हैं। समझ में आया आपको कैसे होते हैं? तो ये सिंपल है, बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, कि जो दो एंगल है, अगर एक एंगल देगा दूसरे वाला पूछेगा तो 180 से घटा के निकाल देना। ठीक है, इसलिए आपकी नॉट अ टफ थिंग, बट कैन बी आस्क्ड। अच्छा, एक चीज और भी है इसमें। एक चीज और भी मतलब थी इसमें क्वेश्चन में। ये है आपका, अगर आपका किसी में इस बार आपको अगर जो मान लो ये वाला एंगल दे दे वो, अगर आपको उसने ये वाला एंगल दे दिया, ये वाले पॉइंट पे ज्वाइन कर सकते हैं ना, तो ये वाला एंगल पूछ लेता है जिस पे डबल मैं डॉट कर रहा हूँ। मतलब अंदर वाला एंगल देके बाहर वाला एंगल पूछ लेता है। कभी कभी वो ऊपर छोटे वाला एंगल देता है और ये अंदर वाला ये वाला एंगल पूछता है। तो ये वाला गिवन है, ये वाला पूछा है, इसको कैसे निकालोगे भाई साहब? मान लो ये वाला एंगल थीटा दे दिया, तो ये बाहर वाला एंगल कितना होगा? कभी कभी वो ये भी पूछ लेगा। उस केस में आपको क्या करना है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें भी। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 90 बनाएगा ना। रेडियस टेंजेंट पे तो 90 ही बनाएगी, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जब ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये वाला एंगल आपका हमें निकालना है। ये वाला एंगल निकाल सकते हो, जो मैं ट्रायंगल वाला लगा दूं यहाँ पे एंगल। ये एंगल कितना है बताओ? बताओ कितना है एंगल, कोई भी बताओ। नहीं बता पा रहे हो? ये कोड भी तो है ना, क्यू आर। जब ये कोड है और सेंटर से इस पे एंगल पड़ा है तो वो कितना होगा?
ये कोड भी तो है ना क्यूआर, जो मैं क्यूआर को ऐड कर रहा हूँ वो कोड भी है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 नहीं होगा। कोड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है ना, सेंटर से जब किसी कोड पे आप एंगल डालते हो तो परपेंडिकुलर होता है। व्हेन यू अप्लाई दिस, तो यहाँ पे फिर वापस से वाला एंगल लगा, फिर वापस से आप वो लगाना, क्या बोलते हैं उसको, दिस ट्राइंगल का थंब 180, वहां से अप्लाई करना। ओके, तो भी आपको आंसर आंसर मिल जाएगा। ओके। ठीक है, मतलब इसी में खेलता रहेगा वो, इधर उधर थोड़ा बहुत अप्लाई करना, जो कंसेप्ट बताए हैं थोड़ा मतलब इसमें दिमाग लगाना, हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना, टफ क्वेश्चन में आते हैं, हो जाते हैं। एक चीज हमें और आपको बतानी थी कि अगर कोई ट्राइंगल है, तो अगर कोई आपका इसके अंदर आपका इसको सर्क्यूट करने वाला क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल खींच दो, तो इसको आप इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसको मतलब जिसके बाहर सर्कल खींचा हो, उसके चारों जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल पे लाई कर रहे हो, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इसके जो अपोजिट एंगल्स है ना, उनका सम 180 होता है। ये मतलब एंगल ए और ये एंगल बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी आपका 180 आएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक मतलब उसको सर्कल उसको इंसर्कल कर रहा है क्वाड्रिलेटरल को, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स का समय है वो 180 आता है। कभी कभी इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उस चीज से आपको, और इसमें एक और चीज पूछी जाती है, दो चीजें हैं एक्चुअली, मुझे एक और चीज याद आई है कि जो देखो ये एक्सटर्नल एंगल होता है ना इसका, ये वाला, ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है, ये सामने वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। सामने वाले के कैसे बराबर आ जाएगा, देखो ये जो एक्सटर्नल है ये वाला मान लो थीटा है, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। जब ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा तो सामने वाला तो थीटा हो जाएगा ना, सम तो 180 आना है हमने सामने वालों का, तो कभी कभी बाहर वाले से सीधा उसके अपोजिट वाला बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की आपको याद रखनी है, तो आप इसको भी कर सकते। ठीक है। अच्छा, अगर आपको तीन कोऑर्डिनेटों की साइड दी हुई है ना, ए बी सी और डी, मान लो इनकी लेंथ दे दी, तो जो एरिया इसका आता है ना, वो आता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, जहाँ एस जो होता है वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लिख लो, कभी कभी एरिया वाला क्वेश्चन आए तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालने के लिए भी आप रेडी हैं। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की अगर साइड दी हुई है, दिस इज ट्रू इन केस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, नॉट एवरी कोऑर्डिनेटर, ओके, कोऑर्डिनेटर का कंसेप्ट है वैसे। ठीक है, साइक्लिक वाले का एरिया ऐसे निकल जाएगा, तो कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के तीन फॉर्मूले आपके काम आ सकते हैं। ओके, यू कैन इजीली यूज देम एंड फाइंड द आंसर। अच्छा, उसके अलावा दो चीजें हमें आपको और बतानी है। मान लो कोई सर्कल है, उसमें आप दो कोड ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे काटते हो, तो ये दोनों कोड आपस में बाइसेक्ट कर रही है, तो इसमें क्या होता है कि ए डी ए बी मान लो ये, तो अगर ये दो कोड बाइसेक्ट करती हैं आपस में, तो आपका जो ये पार्ट है, ये हाफ हाफ पार्ट, इनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो आपका हमेशा बराबर आता है। जैसे ए सी इंटू बी सी बराबर बी सी इंटू सी डी, कभी कभी तीन पार्ट देके चौथा पार्ट पूछ लेता है, मतलब हाफ हाफ पार्ट का जो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो बराबर आएगा। ओके, दो इसमें एक्चुअली दो कंसेप्ट है, एक तो ये वाला कंसेप्ट है जो अंदर काटती है दो कोड, एक है वो बाहर से भी काटते हैं, वो वाला भी इसमें कंसेप्ट है। बाहर वाला क्या है कि जैसे मान लो कोई सर्कल है, इसमें आपने किसी पॉइंट पी से ड्रॉ किया टेंजेंट, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इसी से आपने क्या किया, अंदर काटते हुए ऐसे लाइन खींची, तो दो चीजें होगी ना, एक तो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया पी से, तो ये पीसी हो गया, मान लो इसे पॉइंट ए ले लें, इसे बी ले लें, ठीक है, तो जो पीसी है ना, जो इसकी लेंथ, इसका जो स्क्वायर है वो पी ए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इंटू पी बी, यानी फुल लेंथ, इसके बराबर आता है। तो ये दो कंसेप्ट भी हैं जिनमें कभी कभी एक 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 चीज का आपको दे देगा वैल्यू, दूसरी चीज पूछ लेगा, या दो चीज की वैल्यू दे देगा, तीसरी चीज पूछ लेगा। मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ जिससे आप यहाँ के फॉर्मूला बैंक में ऐड कर लें, मान लो बने क्वेश्चन तो कर लेना, ट्राइंगल और सर्कल ही पूछा है, बाकी मैंसुरेशन के जो होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है, देखो अभी एक और कंसेप्ट भी है जो शायद मुझे लगता है बता देना चाहिए। कॉमन टेंजेंट का कंसेप्ट है, दो फॉर्मूले हैं, ज्यादा नहीं है। कॉमन टेंजेंट का एक कंसेप्ट है, मान लो एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। तो दो सर्कल अगर टच नहीं करेंगे तो उसमें कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है? एक कॉमन टेंजेंट, दो, तीन, चार, चार हो जाएंगी, ठीक है। अगर इसी केस में दो सर्कल टच करेंगे तो उस केस में तीन, कितनी टेंजेंट ड्रॉ होंगी? तीन। और जो वो टच करते हैं तो इस केस में जो उनके डिस्टेंस के बीच, सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है उनके रेडियस के सम के बराबर होती है। तो सेंटर के बीच की दूरी है वो रेडियस के सम के बराबर नहीं हो जाएगी अगर वो बिल्कुल टच कर रहे हैं? तो ये कंसेप्ट आप लगा लेना। कुछ चीज दे देगा, कुछ पूछ लेगा, समझ रहे हैं? बस वो कंसेप्ट यही है कि सेंटर के बीच की दूरी इज इक्वल टू द सम ऑफ रेडियस। तीसरा क्या है, अगर वो सर्कल जो है वो आपको आपस में बाइसेक्ट कर दे तो यहाँ पे इस केस में दो ही आएंगे वो। अगर वो मतलब टच कर रहे थे तो तीन आ रही थी, अलग अलग थे तो चार आ रही थी, इस केस में दो आएंगी। और अगर वो आपके एक दूसरे के अंदर है, कॉन्सेंट्रिक है, तो वो आपकी क्या आ जाएगी? नो, नो कॉमन टेंजेंट। तो ये चीज है। उसके अलावा जो ये कॉमन टेंजेंट होती है, ये जो कॉमन टेंजेंट होती है, तो ये जब दूर होते हैं ये, तो दूर के केस में एक तो डायरेक्ट आती है और दूसरी आपकी आती है ट्रांसवर्स, मतलब ऐसे ट्रांसवर्स। तो देखो ट्रांसवर्स वाले की डिस्टेंस ज्यादा होती है। जो ट्रांसवर्स वाले की डिस्टेंस होती है उस जो मतलब ये टेंजेंट की लेंथ होती है, मान लो पी क्यू, तो ये जो आएगी ये आपकी किसके बराबर आएगी? डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर। इसको मैंने ऐसे याद रखा था कि ये ज्यादा आती है। ज्यादा आती है इसका मतलब है कि इसमें आपको बड़ी क्वांटिटी घटाओगे तो ज्यादा आएगी ना, अगर छोटी क्वांटिटी घटाओगे तो कम आएगी। तो आर वन को और आर टू को दोनों को जोड़ के स्क्वायर घटा दो, जहाँ डी उनके सेंटर के बीच की दूरी है। डी उनके सेंटर के बीच की दूरी है। इसी केस में अगर आपको डायरेक्ट बताएंगे तो डायरेक्ट कैसे बताओगे? डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, तो ये छोटी हो जाएगी। हाँ, रीजनिंग के डायग्राम की तरह लग रहे हैं, ओके। जो कुछ भी है, मतलब मैं तो जल्दी से आपको इसलिए बता दे रहा हूँ, अगर आ जाए उनकी लेंथ पूछ ली कॉमन टेंजेंट की, तो कॉमन टेंजेंट की ये पूछ सकता है, यही पूछता है एक्चुअली। कुछ क्वेश्चन है जो नहीं पूछे हैं। अब सारे क्वेश्चन देखो मैं बैठ के सोल्व कराऊं तो आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा उसमें जाएगा, लेकिन मैं अगर आपको बड़ा बड़ा फॉर्मूला बता दूं, मान लो आ जाए तो आप कर लो। साइकिल क्वाड्रिलेटरल आ जाए, बोले यार साइकिल क्वाड्रिलेटरल मुझे ये भी पता होता दोनों का सम 180 है तो मैं ट्राई कर पाता। तो उतना तो पता रहे कि आप ट्राई कर पाओ। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लो कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकलवा ले, तो कैसे निकालोगे? एक तो डायरेक्ट आएगी, एक कॉमन दूसरे वाली आएगी। डायरेक्ट वाली की डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर आ जाएगी, और ट्रांसवर्स वाली की डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर आ जाएगी। मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया सर्कल में चीजें, सेगमेंट सर्कल ये सब, इतने से आपका काम चल जाना चाहिए। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, ये पीडीएफ में शेयर करूंगा, आप ट्राई करना जब तक मैं थोड़ा बताता हूँ। आप देखो, उसके सारे डिस्कस हो गए हैं, बचा है कोई उसका? इसका बचा है कोई क्वेश्चन? देखो पहला क्वेश्चन डिस्कस हो गया था, दूसरा डिस्कस हो गया था। अच्छा ये वाला बचा है, इसको कराएंगे, चलो ये हो जाए, ये हो गया था, ये ग्रुप में भेज देता, ये भी हो गया था। ये वाला भी हो गया था, ये वाला ग्रुप में भेज दिया था, हो गया था। देखो ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं 10 साल जो थे, और कंसेप्ट भी कर लिए। ठीक है, ये सारे हो गए हैं, एक क्वेश्चन बचा है उसको कराएंगे, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें स्क्वायर का थोड़ा यूज हो जाएगा वो। उसके अलावा देखो जैसे ये क्वेश्चन आया, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, टू टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरियाज इज दिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 13 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस? तो सम ऑफ देयर रेडियस एरिया दे रखा है, तो पाई आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 59 पाई। और उनके डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर दे रखा है, देखो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर दे रखा है और टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, इसका मतलब वो रेडियस के सम के बराबर ही है। राइट, मैंने बताया था ना, अगर एक्सटर्नल टच करेंगे दो सर्कल तो उनके रेडियस का सम ही उनके डिस्टेंस सेंटर के बीच की दूरी होगा, तो 13 आ जाएगा। तो आर वन प्लस आर टू की वैल्यू 13 दे रखी है, और आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है? 89। और उन्होंने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, आप रेडियस का डिफरेंस निकालो, दो इक्वेशन का यूज करो और निकालो। नॉट अ बिग थिंग, इजी, आसान इजी चीज है, आप इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, बड़ी चीज नहीं है ये। कैसे कर लेंगे आप इसको आराम से? यहाँ पे आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर प्लस टू आर वन आर टू इज इक्वल टू 18 है, ये लिख सकते हैं आप इसको। अब आपको क्या चाहिए? आर वन आर टू, इससे निकाल लो, होल स्क्वायर इधर कर दो एक बार, स्क्वायर करोगे तो आपको 89 रखना, और आपका आ जाएगा वहां से आर वन आर टू की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर करोगे नीचे 89 का यूज करोगे आ जाएगा, एंड यू सोल्व इट, आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से पूछ सकता है। देखो कंसेप्ट क्या था, द सम ऑफ रेडियस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, सोल्व इट हो जाएगा। ये भी करा दिया है, ये हो गया है।
ये वाला क्वेश्चन आप करना खुद से, ठीक है? मैं भेज दूंगा, आप करना। टफ नहीं है, हो जाएगा, अभी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप करना। ये वाला भी आप करना। ये करा दिया, ये करा दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। ये वाला देख लेते हैं, देखो। ये क्वेश्चन देखो कैसे पूछा है। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर। तो देखो ये सर्कल। अब मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा। चार लोग हैं, चारों से पूछता हूँ। ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस सेंटर ऑफ। देखो डायमीटर तो सेंटर से ही पास होता है guys। या इसमें भी किसको डाला कि सेंटर से पास नहीं होता, डायमीटर तो सेंटर से पास होता है। तो ये ए बी है और इसका सेंटर इसमें दिया है ओ। इन्होंने बोला है रेडियस ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो देखो जो कोई रेडियस ओपी है आपकी। अरे भाई क्या हो गया? हाँ, तो रेडियस ओपी जो है, ये रेडियस ओपी है। रेडियस ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। दिस इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके। उन्होंने बोला है कि क्यू बी एनी पॉइंट ऑन आर्क पी बी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यू कोई भी पॉइंट लिया है आर्क पी बी पे। तो उन्होंने पूछा है कि कौन बी ए पी क्या होगा। ये चीजें हम ऐसे, मैंने वैसे ही ऐड कर लिया है इसको तो। और उन्होंने पूछा है बी ए पी क्या होगा। दे हैव आस्क्ड अबाउट बी ए पी। बी ए पी बताना है गाइस। बी ए पी क्या होगा, इस कौन की वैल्यू बतानी है बी ए पी की। ओके। तो you guys just tell me what is the angle BAP. Use the triangle OAP. BAP आपको बताना है। OAP का यूज करो, देखो वो आइसोसेलेस है। ध्यान से देखो, वो आइसोसेलेस नहीं है। OA और OP बराबर है। OA और OP बराबर नहीं है, रेडियस नहीं है दोनों। अगर दोनों रेडियस हैं, मैंने बताया है कि इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसमें मार्क करो, बराबर होंगे। तभी तो रेडियस उनकी बराबर आ गई। मतलब अपोजिट साइड बराबर होती है तो ये बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर ये दोनों थीटा है तो कितने होंगे बताओ, क्या होगा एंगल? अब तो बताओ यार, क्या होगा बताओ। अब इसमें भी लिख के आ रहे हो आप लोग, दोनों एंगल थीटा है, तीसरा 90 है। वो ट्राइंगल है कोई तो उसका सम 180 नहीं होता, तीन एंगल का सम। तो 2 थीटा प्लस 90 इज 180, थीटा इज 45। इसमें क्या सोचना। अगले वाला बताओ फिर, क्या आएगा? ए क्यू पी बताओ। सोचो इस पे क्या होगा। ए क्यू पी कहाँ है? अच्छा, ए क्यू पी एंगल बन किससे रहा है, आप कभी भी ध्यान रखना, आपको मुझे यहाँ पे कंसेप्ट सिखाना है। जो ए क्यू पी एंगल है वो कौन सी कोड से बन रहा है, बस ये बताओ। जस्ट टेल मी द कोड बाय विच ए क्यू पी एंगल इज मेड। EQ। टेल मी ना। पी क्यू से नहीं बन रहा है, एपी से बन रहा है। ध्यान से देखो, एपी इज टेकिंग दैट एंगल। ध्यान से देखो, ये एपी से है ना, इसी से तो ये वाली इसी एंगल को ले जाके सर्क्यूफ्रेंस पे बना दे रही है। एपी कोड इज मेकिंग दैट एंगल ऑन द सर्क्यूफ्रेंस। तो आप ध्यान से देखो, एपी कोड क्या सेंटर पे कोई एंगल बना रही है? बताओ क्या है, बताओ। बना रही है, 90 नहीं बना रही है एपी कोड सेंटर पे। देखो अब इस वाले को, अब ध्यान से देखोगे तो इधर से देखो, ध्यान से देखो ना, इस डायरेक्शन से। तो ये यहाँ से 90 बना दे रही है। और जब वो सेंटर पे 90 बना दे रही है तो रेडियस वहां पे कितना बनाएगी? आ, मतलब सर्क्यूफ्रेंस पे कितना बनाएगी, हाफ। राइट, सर्क्यूफ्रेंस पे हाफ बनाएगी। मतलब ये तो सिंपल ही है ना, सेंटर पे एंगल जो सब्स्यूम करती है
वो इसका मतलब सर्क्यूफ्रेंस का हाफ डबल करती है ना, तो थोड़ा इधर से देखोगे तो दिख जाएगा तुमको वो एंगल। मतलब ये तो थोड़ा सही क्वेश्चन था, बट इन ऑल यू हैव टू लुक एट द एंगल मेड बाय अ कोड। आप ध्यान से देखो, अगर आपसे कोई सर्क्यूफ्रेंस पे क्वेश्चन पूछा गया है, यू यू लुक एट द यू एक्चुअली लुक एट द सर्क्यूफ्रेंस, देखो वो किस कोड से पहुंच रहा है वहां पे, और फिर उस कोड से सेंटर पे ट्रेस करो, या फिर उस कोड से कहीं दूसरी जगह ट्रेस करो कि वो कहाँ जा। इस तरह से आप सोचो। देखो अब सारा कुछ कराने के लिए इट विल टेक टाइम। आई हैव टेकन फ्यू क्वेश्चंस एंड फ्यू थिंग्स एंड आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड द बेसिक्स टू यू। और बाकी जो सीए पेट में पूछा था वो ज्यादा हमने अच्छे से किया था, सेक्टोरल एरिया और सेगमेंट एरिया। लेकिन जो नहीं पूछा था वो हमने ऊपर ऊपर से किया, यही करना होता है, सब कुछ अच्छे से नहीं कर सकते हैं। बाकी कल हम मेंसुरेशन की क्वेश्चन कराएंगे और उसके जो कंसेप्ट है वो आपको कराएंगे। टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वी विल बी फिनिश विद दिस कोर्स। ओके, सो आई हैव एंजॉयड दिस थिंग टू एन एक्सटेंट। आई होप यू आल्सो हैव। बाकी ध्यान रखिए, हम इसको भेज देंगे आपको, ठीक है? अभी भेज देंगे। कर लेना, जो क्वेश्चन बचे हैं इसमें एक दो वो उनको अटेम्प्ट कर लेंगे। जो दूसरी वाली पीडीएफ वो भी भेज देंगे, उसको भी अटेम्प्ट कर लें, सीडीएस के जो दूसरे बचे। सर ये गुड नाइट। हेलो हाँ बताइए। सर, ये रफ वर्क की पीडीएफ भेज दीजिए। हाँ इसी को भेज देंगे ऐसे। अच्छा रबर वो सीडी सर्कल वाला। अच्छा वो जो हम लिख रहे थे। अच्छा ठीक। यस यस तीन चार फाइल, जो तीन चार फाइल है वो सारे लिख देंगे, ठीक है? ओके। यस यस।